हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियम बटलर येट्स की एक बहुत ही शानदार कविता, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम, द वाइल्ड स्वान्स एट कूले। यह एक ब्यूटीफुल पोएम है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं विलियम बटलर येट्स के बारे में। कौन थे, कहां उनका जन्म हुआ था। डब्ल्यू बी येट्स जो थे, उनका जन्म 13 जून 1865 ईस्वी में सैंडी माउंट, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में इनका जन्म हुआ और उन्होंने बहुत साल इंग्लैंड में बिताए। ही स्पेंट मेनी ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन इंग्लैंड। ही इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्स इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश एंड आयरिश लिटरेचर। आयरलैंड का लिटरेचर हो या फिर इंग्लिश लिटरेचर हो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्स में आते हैं। इनके जो मेजर जेनर्स हैं और इनके जो मेजर वर्क्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं रोमांस के आसपास, आयरिश कल्चर, फोकलोर और माइथोलॉजी को लेकर। तो इन्होंने रोमांस के बारे में भी लिखा है, आयरिश कल्चर को दिखाया है, वहां के लोक कथाएं जो हैं, फोकलोर्स हैं, माइथोलॉजी हैं, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग द वाइल्ड स्वान्स एट कूले। तो यह जो कविता है वो पब्लिश हुई थी डब्ल्यू बी येट्स के द्वारा जून 1917 में और बाद में से इनलार्ज भी किया गया 1919 में। इस कविता में कवि जो थीम हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं उनमें से है वंडर्स अबाउट टाइम। कैसे वो आश्चर्यचकित होते हैं कि यह समय कैसे बीत रहा है। जीवन के इस नश्वर होने की इस परंपरा को, जिसको मोर्टैलिटी कहते हैं, उसको दिखाते हैं। साथ ही साथ इस जीवन में जहां बोरियत भरी जिंदगी होती है वहां पर एक इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी क्या होता है, हमारे साथ कोई जब होता है तो समय कैसे आसानी से बीत जाता है, तो वो द प्लेजर्स ऑफ कंपनी को भी दिखाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे थीम्स इसमें हैं। इस कविता का जो सेटिंग है वो द कूले पार्क इन आयरलैंड है, जो कि एक रियल ज्योग्राफिकल लोकेशन है और डायरेक्ट रेफरेंस दिखाते हैं और यह एक एग्जिस्टिंग लोकेशन है इस वर्क का। द सेटिंग ऑफ दिस पार्क इज ऑल्सो सिंबॉलिक फॉर येट्स, used to spend a lot of time in the lap of the nature to escape the reality of life। और इस जगह वे इसलिए जाते थे क्योंकि यह प्रकृति के गोद में है और वह वास्तविक जीवन की समस्याओं से बचने के लिए, escape करने के लिए वहां जाते थे और इस प्राकृतिक छटा में, इस ब्यूटीफुल नेचर और नेचुरल ब्यूटी में जाकर समय बिताते थे। यह सेटिंग है इस कविता की। अब इस कविता में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है, जैसे एलिट्रेशन का यूज किया है, सिंबॉलिज्म का यूज हुआ है, एल्यूजन देखने को मिलेगा, रेपिटेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इस कविता में बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कविता के अंदर का थीम और समरी क्या है। द स्पीकर ऑफ द पोएम स्टार्ट्स बाय डिस्क्राइबिंग द प्लेस ही इज इन। ही टेल्स द रीडर्स दैट द ट्रीज आर इन देयर ऑटम ब्यूटी। कविता की जब शुरुआत होती है तो कवि जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, कूले पार्क के बारे में दिखाते हैं और वो रीडर्स को बताते हैं कि कैसे ऑटम का समय चल रहा है, पतझड़ का समय चल रहा है और इसकी सुंदरता क्या है। क्योंकि पतझड़ के साथ साथ स्प्रिंग सीजन भी चलता रहता है, तो पौधे जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, उनकी पत्तियां गिर भी रही हैं और नई पत्तियां आ भी रही हैं। एंड द वुडलैंड पाथ इज ड्राई अंडर द ऑटम एयर। और जो जंगल का जो रास्ता है वो सूख चुका है और यह पतझड़ की हवा चल रही है। इट इज इन द टाइम ऑफ ट्वाइलाइट। और यह गोधूली वेला का समय है, यानी शाम का समय होने वाला है, पूरी तरह से शाम नहीं हुई है। द लेक एट द पार्क प्रोवाइड्स अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टिल स्काई एंड देयर आर 59 swans इन द लेक। और यह सुंदरता जो है तब और बढ़ जाती है जब आप देखते हैं कि जब कभी जो झील है उसके अंदर आसमान का एक ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन जब दिखाई पड़ता है, वो दिखाई पड़ रहा है और 59 स्वान्स जो हैं वो लेक में तैर रहे हैं। तो ये उन्होंने काउंट भी किया है कि देयर आर 59 swans इन द लेक। द स्पीकर टेल्स अस that he has been watching the swans for 19 years now. 19 autumns have passed since he first counted the number of swans at the lake. तो उन्होंने यह भी बताया है कि समय कैसे बीत गया। 19 सालों से वो लगातार वहां जा रहे हैं और उन्होंने 19 पतझड़ के
सीजन को देखा है उन्होंने और बिताया है उन्होंने 19 पतझड़ के सीजन को। और जब वो पहली बार गए थे तब भी उन्होंने वहां पर जाकर स्वान्स को गिना था। तो कैसे समय बीत रहा है, 19 साल कैसे निकल गए इन्हें पता भी नहीं। द पोएट इज नॉट सेटिस्फाइड येट ऑफ वॉचिंग द स्वान स्विम। अभी तक वो संतुष्ट नहीं हुए हैं, अभी भी वो देखना पसंद करते हैं कि कैसे ये हंस जो हैं वो स्विम कर रहे हैं लेक में। सडनली फॉर द फर्स्ट टाइम द स्वान्स स्प्रेड देयर विंग्स गेटिंग रेडी टू टेक फ्लाइट। और तभी अचानक ये हंस जो हैं अपने पंखों को फैलाते हैं और उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। द साइट ऑफ द स्वान्स प्रिपेयरिंग टू लीव makes the reader's heart ache, for it has been years since he has been watching them. Time has flown by and he has developed a bond with the beautiful creatures. और जब ये उड़ान भरने वाले हैं तो इन्हें बहुत दुख होने लगता है। He feels a kind of ache in his heart, अपने हृदय में दर्द महसूस करते हैं क्योंकि यह नहीं चाहते हैं कि ये उड़कर कहीं और चले जाएं। और उन्होंने इस प्रकृति के साथ और यहाँ के जीवों के साथ एक अजब रिश्ता तैयार किया है और एक बहुत ही गहरा बंधन इनका बन चुका है। सो द स्पीकर रियलाइजेस दैट विथ टाइम एवरीथिंग हैज चेंज्ड। वो महसूस करते हैं कि समय के साथ सब कुछ बीत चुका है। द स्वान्स टेक फ्लाइट एंड द स्पीकर कैन नाउ हियर द बेल बीट ऑफ देयर फ्लैपिंग विंग्स ट्रीडिंग लाइटली विद द लाइट ब्रीज अबव हिज हेड। तभी क्या होता है कि ये हंस जो हैं वो उड़ान भरते हैं और स्पीकर के सर के ऊपर से जब गुजरते हैं तो उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज उन्हें सुनाई पड़ती है और कैसे हल्के तरीके से आसमान में ये उड़ते जा रहे हैं बिल्कुल हवा की तरह। और उनके सर के ऊपर से जब वो गुजरते हैं तो वह आसमान में इनको देखते हैं। द स्वान स्विम इन द वाटर एंड क्लाइम इन द एयर। ये हंसों को देखते हैं कि ये पानी में भी तैर सकते हैं, तैर रहे हैं और ये हवा में भी उड़ सकते हैं। सो दे आर एनर्जेटिक क्रिएचर्स एंड द स्पीकर इज इन ऑ ऑफ देम। अब स्वान्स जो है वो तैर भी सकते हैं, ये उड़ान भी भर सकते हैं, वो एनर्जेटिक क्रिएचर हैं, तो उनको थोड़ी जलन होती है उनसे क्योंकि स्पीकर ऐसा नहीं कर सकता, यानी पोएट ऐसा नहीं कर सकता है। सो ऑल द स्वान्स आर विद देयर कंपेनियंस। साथ ही साथ ये जितने भी स्वान्स हैं उनके जोड़े भी साथ में हैं, यानी साथी का इंपॉर्टेंस उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। कैसे हम खुश रह सकते हैं जब हमारे साथ हमारा कोई जोड़ीदार होता है, कोई फ्रेंड होता है, कोई प्रेमी होता है। दे आर इन पेयर्स, वे जोड़े में हैं। द स्पीकर ऑब्जर्व्स, ऐसा पोएट ऑब्जर्व करते हैं। द स्पीकर रियलाइजेस दैट द हार्ट्स ऑफ द स्वान्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड, whether being passionate or wanting to conquest, these creatures are wanderers at heart and they will wander to wherever they wish. और वो कहते हैं, कभी महसूस करते हैं कि इन हंसों का जो हृदय है वो कभी बूढ़ा नहीं हुआ है और वो बहुत पैशनेट हैं। उनकी चाहत जो है वो कुछ भी जीत सकती है। वो ऐसे जीव हैं जो यहां वहां भटकते रहते हैं, जहां चाहे वो वहां जा सकते हैं, वो अपने इच्छानुसार जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए कभी दुखी भी हो रहा है। नाउ द स्वान्स ड्रिफ्ट इन द स्टिल वाटर इन ऑल देयर मिस्ट्री एंड ब्यूटी। अब ये स्वान जो हैं वो पानी में तैर रहे हैं, उनकी अपनी सुंदरता है, उनका अपना रहस्य है। द स्पीकर वंडर्स वेयर द स्वान्स विल बी नेक्स्ट टाइम ही विजिट्स द पार्क। और कवि सोचते हैं कि अगर वो अगली बार इस पार्क में आए तो ये स्वान्स कहां होंगे पता नहीं। दे विल बी डिलाइटिंग अदर मेन्स आई विद देयर ब्यूटी इन सम अदर लेक। शायद वो इस जगह से उड़कर किसी दूसरे लेक में चले गए होंगे और दूसरे लोगों को खुश करते दिखाई पड़ेंगे क्योंकि ये अब वो वहां नहीं रहेंगे और शायद वो दूसरे लेक में जा चुके रहेंगे। और कवि इसलिए बहुत दुखी हो जाता है एंड वह बहुत ही वंडर करता है। व्हेन ही अवेक्स वुड ही फाइंड दैट द स्वान्स हैव फ्लोन अवे। और वह अपनी आंखें बंद करके सोचता है कि जब वह क्या आंखें खोलेगा तो क्या ये उड़कर कहीं और चले गए होंगे। तो यह सोचकर कवि बहुत दुखी हो जाता है। सो इस तरीके से इस ब्यूटीफुल कंपोजिशन को आप समझ सकते हैं और कवि इन सारे थीम्स को लिखा है उन्होंने। मोर्टैलिटी को दिखाया है, कैसे समय का बीतना होता है, कैसे कंपनी का क्या इंपॉर्टेंस होता है,
ये सारी चीजें यहाँ दिखाई पड़ती हैं। सो अगर हम टोन की बात करते हैं इस पोएम की, सो द टोन ऑफ द पोएम इज काम एंड क्वाइट। इसमें जो टोन का यूज उन्होंने किया है वो बहुत ही शांत है, और इसका जो मोस्ट पार्ट है उसमें बहुत ही कामनेस को दिखाया गया है, शांति को दिखाया गया। लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में कवि जो है थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं डर को और दर्द को, जब वो महसूस करते हैं कि ये स्वांस कहीं इनसे अलग ना हो जाएं और ये कभी उनको दोबारा देख ना पाए, क्योंकि ये उड़ान भर के कहीं और चले जाएंगे। So what we get in conclusion, this magnificent composition by Yeats is successful in reminding the readers that no matter what age, true passion is an emotion that can never be defeated, even not by time, the most powerful of all. इस कंपोजिशन में येट्स जो है बहुत ही सफल दिखाई पड़ते हैं जब हमें रिमाइंड कराते हैं इस चीज को कि उम्र कोई खास चीज नहीं होती है। सो जिस उम्र में आप रहो, आपके अगर अंदर ट्रू पैशन हो और आपके अंदर भावनाएं अच्छी हो तो आप कभी भी हार नहीं सकते। एज इज जस्ट अ नंबर, सो इवन नॉट बाय टाइम द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल। और यद्यपि कि समय के साथ हम बहुत ज्यादा खिलवाड़ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर जील है, उत्साह है, तो आप समय को भी मात दे सकते हैं और आप सबसे पावरफुल भी हो सकते हैं, और इस समय के ऊपर भी काबू पाया जा सकता है, लेकिन भावनाओं की मदद से। आपके अंदर वो पैशन और इमोशन होना चाहिए। सो दिस way, dear students, you can understand this beautiful poem, The Wild Swans at Kule. So thanks for watching the video. Keep watching, keep sharing. Thanks again. Have a good day. Bye-bye.